वेलकम बैक टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूं अरुणिमा। आज हम आए हैं नीट के वेटेज के साथ, ठीक है, कि डिफरेंट चैप्टर्स से कितना क्वेश्चन आ रहा है नीट में 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ठीक है। 5 इयर्स का हमने किया है। 2016 तो AIPMT था, तो उसको भी मैंने लिख दिया है ताकि एक क्लियर कट आइडिया रहे। तो पहले जब हम स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है, ठीक है। हार्ड वर्क तो सबसे की पॉइंट है, सबसे पहले हार्ड वर्क ही चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क अगर करोगे तो नहीं होगा। उसके साथ क्या चाहिए? उसके साथ चाहिए दिमाग। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन अगर वो सिस्टमैटिकली नहीं करोगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिस्टमैटिकली करने के लिए आपका दिमाग होना ज़रूरी है कि मैं कैसे पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, उसको सिस्टमाइज़ करना है, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिकली दिमाग के साथ सोच के अगर पढ़ोगे तो देखना आपका क्लियर ज़रूर होगा नीट, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए आपको ये जो है नीट का जो वेटेज, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एक बात पता है ना कि कौन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, एक आइडिया अगर हो तो फिर क्या होता है, तो फिर हमें पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स में वी नीड टू फोकस मोर एंड व्हाट आर द चैप्टर्स वेयर वी नीड टू फोकस लेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रिपरेशन जो है वो सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। तो उसके लिए चलो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है बहुत छोटा लिखा हुआ है क्योंकि जगह शॉर्ट था। तो इसके लिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि यहाँ पे मैंने कौन कौन से चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो चैप्टर्स क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस states of matter, now thermochemistry, equilibrium, redox, inorganic। हाँ, ये जो inorganic मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पास मैंने क्या लिखा हुआ है, SPDF हाइड्रोजन। इसका मतलब S ब्लॉक 11th का है, जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, उसके बाद 12th में P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक और हाइड्रोजन 11th का मैंने एक साथ कंपाइल करके उसे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है 11th और 12th का जो भी है, ठीक है। 11th और 12th में जो भी चैप्टर्स एक साथ हैं उनको मैंने एक साथ ऑर्गेनिक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पास में लिखा हुआ है 11th + 12th। उसके बाद 12th का सॉलिड, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, कोऑर्डिनेशन नंबर, पॉलीमर, कॉलवेड, एडजॉर्प्शन। कॉलवेड एंड एडजॉर्प्शन एक ही चैप्टर में है 12th में, वो वाला है, ठीक है। अब देखो एक्सट्रैक्शन, उसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एक्चुअली ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने लिखा हुआ है, इसमें 11th का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और 12th का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोनों कंपाइल्ड है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 11th का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैंने पास में लिखा हुआ है 11th + 12। इसमें ही, इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 12th का जो भी क्वेश्चन आया है उसमें एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, ओके। तो अब हमें पता है कि नीट में केमिस्ट्री पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है? 45, ठीक है। तो 45 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं ये हमें पता है, वो है ऑर्गेनिक पार्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक पार्ट, और इनऑर्गेनिक पार्ट। इसका मतलब SPDF और हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से कैरी होते हैं, ठीक है। यही दोनों में से कभी इनऑर्गेनिक से ज़्यादा आता है, ऑर्गेनिक से थोड़ा कम, कभी कभी ऑर्गेनिक से ज़्यादा आता है, इनऑर्गेनिक से थोड़ा कम, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट ही थोड़ा 1-2 नंबर से आगे रहता है, ओके। तो यहाँ पे देख लो, जो भी है सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कौन कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये तो पता चल रहा है कि हमें अगर क्लियर करवाना है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है, बोथ 11th एंड 12th। 11th और 12th का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ओके। उसके बाद देख लो
ये जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें 2020 में एक क्वेश्चन आया है, 2019 में नहीं आया है, 2018 में एक क्वेश्चन आया है, 2017 में नहीं आया है, और 2016 जो AIPMT था उसमें एक क्वेश्चन आया है। तो कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो एक बात, ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ना, इसमें से अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। जनरली मैं जब कल इसे एनालिसिस कर रही थी तो मैंने देखा कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, मोलारिटी या तो कोई आपको 4 एटम दे देंगे, 4 एलिमेंट्स दे देंगे। एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स में से सोचो 18 ग्राम आर्गन है, ठीक है, ऐसे करके आपको दे देंगे 4 एलिमेंट्स। इनमें से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है ये आपको निकालना है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, या तो मोलारिटी से आएंगे या तो एटम्स, किस में ज़्यादा एटम है ये। मतलब ये इतना श्योर नहीं है कि यही दो, लेकिन क्या है, यही मेजॉरिटी वाले क्वेश्चंस में आए हैं, मैंने यही लिखा है। ओके, अब देखो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन तो आता ही है, आएगा ही, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि एक क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो होते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी बोर्ड मॉडल से आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वांटम नंबर्स से होते हैं, ठीक है। केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब में से ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ नीचे देख लो आप, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ना थोड़ा मेमोराइज वाला चैप्टर है, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्शन से आप देख लो, एक क्वेश्चन हर ईयर में एक करके क्वेश्चन आया है, तो आप सोचोगे कि एक ही क्वेश्चन आया है, छोड़ते हैं। लेकिन अगर सोचो किसी ने अगर एक्सट्रैक्शन पढ़ा हुआ है तो वो क्या है, 4 मार्क्स आपसे आगे है, +4। तो क्या आप अगर एक्सट्रैक्शन पढ़ लोगे तो श्योर शॉट एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, ठीक है। तो इसमें तो कोई बुराई तो नहीं है कि आप एक क्वेश्चन +4 मार्क्स आगे रहो, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा +4 श्योर है कि मुझे +4 आएगा, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ओके, ना अब देखो थर्मोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू मी, अगर अब सबका खुद का प्रिपरेशन करने का एक एक स्टाइल होता है, एक एक सिस्टम होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी पहले तो आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबसे स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद अगर आपको क्लियर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम अच्छे से कर लो। उसका आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निकाल लोगे, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री से ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल्स आता है, या तो डेल्टा एस, डेल्टा यू, इन सबसे क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनामिक्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी कभी ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड लुईस एसिड, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इक्विलिब्रियम से ज़्यादातर क्या होता है, 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक अगर न्यूमेरिकल्स हो गया तो दूसरा ऐसे ही कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज़्यादातर। ओके, मैंने जैसा एनालिसिस किया है उसके ऊपर, उसके बेसिस में मैं बोल रही हूँ। ओके, अब देख लो आप रिडॉक्स से कभी कभी बहुत हल्का क्वेश्चन आया है जो आप इजीली कर लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला, और कभी कभी बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आपका हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड, इनसे आपको बैलेंसिंग भी आया है, ठीक है। ओके, मैं ये बोल रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको क्या प्रिपेयर करना है और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अब देख लो सॉलिड में से एक करके आया, 2016 AIPMT में आया है 2। काइनेटिक्स से 2 कॉन्स्टेंटली 2 आया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2020 में 2 आया है, 2019 में 2 आया है, उसके बाद 2017 में नहीं आया है, 2018 में नहीं आया है, 2017-16 में आया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादातर क्या आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। अगर 2 क्वेश्चन है तो 2 ही शायद आपको न्यूमेरिकल्स मिले, ठीक है। और क्या है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल, छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगेगा न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल ही है लेकिन बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने उसमें डाल दिया तो क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। ओके, चलो अब जो भी है, अब है कॉलोइड एब्जॉर्प्शन। इसे छोड़ना नहीं है कॉलोइड और एब्जॉर्प्शन को। क्यों? क्योंकि 2 1 1 1 हमेशा एक एक करके क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप एकदम 2 to 3 सेकेंड्स में आप कर लोगे। तो टाइम का भी एक ऐसे ऐसे चैप्टर्स आपको करने हैं जिससे आपका टाइम आप फटाफट कर लोगे। तो आपका क्या है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं जिनको करने में आपको टाइम लगता है उनको आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है। तो आपका ऐसे कंबाइन करके करना है कि ऐसे चैप्टर्स जो आपको फटाफट आपको आंसर आ जाए और ऐसे चैप्टर्स जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है, तो जो आप फटाफट कर लोगे तो उससे टाइम कट करके आप जो टाइम लग रहा है उसमें दे सकते हो। ओके, आप देख लो। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फ्रॉम 11th। इसमें देखो 2 2 1 3 2 इससे आता ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है ये कि कभी कभी ऐसे ऐसे कंपाउंड्स के नाम दे देते हैं जो हमें पता नहीं रहता है या हम भूल जाते हैं, या थोड़ा वो एनसीईआरटी के बाहर से भी होता है, ठीक है। तो इससे जब आप करोगे, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ज़रूर करो, क्योंकि इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सोच लो 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं टोटल, तो 45 में अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा हुआ है, एकदम ठीक से, तो आप श्योर रहो कि 45 में से आप 43 से 44 क्वेश्चन कर लोगे। आप 45 भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा हुआ है, इतना तो आप श्योर रहो कि आप 43 से 44 क्वेश्चन आप कर ही लोगे। एक मैंने छोड़ के रखा है। अब देखो, ये जो एक क्वेश्चन होता है, जनरली क्या होता है, ये एक क्वेश्चन जो आपको नहीं होता है, मतलब नहीं आप कर सकते हो, वो कभी कभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आप भूल जाते हो, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से जो हमें याद नहीं रहता है, या तो थोड़ा बाहर से हो जाता है, ठीक है। जो भी एक, अगर कोई भी बाहर से क्वेश्चन होता है तो वो जनरली क्या होता है, मेमोरी बेस्ड, जैसे या तो वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से ऐसा कोई कंपाउंड होता है जो हमें पता नहीं रहता है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, या तो फिर ऐसे वैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से बाहर से क्वेश्चंस नहीं आता है। बाहर से क्वेश्चन आएगा तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से ऐसा कोई आपको एंटीसेप्टिक बोल दिया जिसका आपने नाम कभी सुना नहीं होगा, जिसका आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, ठीक है। तो अगर उनका स्ट्रक्चर या कंपाउंड का नाम आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने 45 नंबर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मैंने छोड़ के रखा है, और बाकी अगर आपने अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप 44 से 43 क्वेश्चन निकाल ही लोगे, ठीक है। तो ये वाला है एक, मैंने ये क्यों किया, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पता चले कि हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नॉर्मल बातें हैं कि अगर, ठीक है, अगर आप अभी आप सोच लो क्लास 11th में, ठीक है, अगर आप अगर नीट एस्पायरेंट हो, आपको नीट देना है, तो अभी क्या है, ड्यू टू कोरोना हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आई नो कि बोर्ड में मार्क्स लाना ज़रूरी है, तो इसलिए हम पीछे हैं, इसलिए आप सिर्फ रिड्यूस्ड पार्ट पढ़ रहे हो, और आपने सोचा है कि मैं बाद में जो भी पार्ट्स अभी रिड्यूस्ड हो गया है वो मैं बाद में पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, क्योंकि वो तो नीट में आएगा तो मैं बाद में पढ़ूँगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक बार एक टॉपिक छोड़ के चले जाते हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है वापस उस टॉपिक में जाना, ठीक है। आपने पहले वो, जब आप पढ़ रहे थे, एक होता है ना कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है, तो एक बार अगर एक कंटिन्यूटी, एक टॉपिक को आपने छोड़ दिया, उस टॉपिक में बाद में जाके करना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप अगर क्लियर हो कि आप नीट दोगे, तो
आपके लिए आप इतना दिमाग में बैठा के रखो कि मेरे लिए कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। हाँ, बोर्ड में तो आएगा, अभी तो आप घर पे हो तो बोर्ड में जो आएगा उसके लिए आप वैसे प्रिपेयर करो, लेकिन जो जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं या जो जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उसे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो लॉस आपका ही होगा, किसी और का तो होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप बाद में आओगे ना, तो बाद में उसे कवर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और जब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, हाथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कम ही पढ़ो, लेकिन आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो रोज़ उससे आधा घंटा, जो भी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ्स है, आधा घंटा उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो देखना आपको याद ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो याद भी थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो देखना वो टॉपिक आपको बहुत देर तक, बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है। और क्या है, रिविज़न तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले से ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अलग अलग नोटबुक रखो, जिसमें आप अलग अलग नोट बना सको, ठीक है। आप जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना नोट खुद बनाओ। अगर नोट खुद बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए नहीं देखोगे, अपने बोर्ड में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो क्या करना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अलग अलग नोटबुक रखना है, ताकि अगर आप भूल गए जाके बुक खोल के पलटने से अच्छा है कि आप जाके उस नोटबुक में छोटा छोटा करके लिखा होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी जैसे भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 5, फिजिक्स से 5, केमिस्ट्री से 5, आप 5-5 करके क्वेश्चन रोज़ करो, ठीक है। अब जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप करो, नीट से करो, जो आपको करना है, जो भी 5 क्वेश्चन आप करो। इससे क्या होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अगर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो इससे क्या होगा, पहले देखोगे पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और धीरे धीरे जब आप करते जाओगे ना, बहुत जल्दी आप करते लग जाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके हाथ में आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ओके। अच्छा, और एक बात है कि जब आप नीट दे रहे हो, तो अगर आप नीट के एस्पायरेंट हो तो इतना तो क्लियर है कि आपका बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीट के एस्पायरेंट हो, बायोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब क्या करते हैं ज़्यादातर कि बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, बायोलॉजी के साथ या तो किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहता है, केमिस्ट्री थोड़ा हल्का, और या तो उल्टा कि बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग और फिजिक्स थोड़ा हल्का, ठीक है। तो जिनके लिए केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये कैसे प्रिपेयर करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये वाला आइडिया रह जाएगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो भी मैंने सजेशन दिया या जो भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, इसीलिए मैंने किया, ठीक है। सो आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।